नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांश एकेडमी चैनल पर। आज हम आपको कराने वाले हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की जो बुक बने है उसका चैप्टर 1 दो ध्रुवीयता का अंत। उसमें हम आपका आज करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके एक अंक वाले प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यानी पहला प्रश्न है, दो ध्रुवीयता का अर्थ बताएं। यानी दो ध्रुवीयता का अर्थ बताएं। दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है? विश्व में सत्ता के दो केंद्रों यानी ध्रुवों का होना, जिसमें कौन कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। ये दो देश थे जिनको दो केंद्र यानी दो ध्रुवीयता का अर्थ बताया गया है। ठीक है। सेकंड प्रश्न है हमारा, बर्लिन की दीवार डैश का प्रतीक थी। जो बर्लिन की दीवार थी किस चीज का प्रतीक थी? बर्लिन की दीवार क्या थी? शीत युद्ध का प्रतीक थी, जो कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच हुआ था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया? जो समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में कब आया? ये कब आया था? 1917 की रूसी क्रांति के समय, रूसी क्रांति के बाद। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है? यानी जो यूएसए यूएसएसआर जो दो ध्रुव थे उनमें दूसरी दुनिया या पहली दुनिया किसे कहा जाता है? नेक्स्ट है, पूर्वी यूरोप के समाजवादी खेमों को, जो पूर्वी यूरोप के समाजवादी खेमे थे उन्हें दूसरी दुनिया कहा जाता है। यानी जो यूएसए था उसे दूसरी दुनिया कहा जाता है। नेक्स्ट पर्सन है, सीआईएस यानी कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी स्वतंत्र राष्ट्र कुल थे जो कि सोवियत संघ से अलग हुए थे, तो उनका पूरा नाम क्या है? स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। इंग्लिश में कहें तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो बर्लिन की दीवार थी कब गिराई गई थी? 9 नवंबर 1989 को। 9 नवंबर 1989 को। बनी कब थी? 1961 को। बर्लिन की दीवार 1961 को बनी थी और 9 नवंबर 1989 को गिराई गई थी। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, यूएसएसआर का उत्तराधिकारी किसे बनाया गया? जब यूएसएसआर खत्म हुआ तो उसके बाद उत्तराधिकारी कौन बना था? रूस। रूस को क्यों बनाया गया था? क्योंकि सब 15 गणराज्यों में से सबसे शक्तिशाली देश उनका गणराज्य था। ठीक है। प्रश्न 8 है हमारा, सोवियत संघ के सुधारों की किस नेता ने शुरुआत की? जो सोवियत संघ में जो राष्ट्रपति आए थे, जो कौन थे जिन्होंने सुधारों की शुरुआत की? वो कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में क्या बने? पार्टी के क्या बने? महासचिव बने। और 1990 से 1991 तक ये राष्ट्रपति रहे। और ये कौन थे? अंतिम राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के। नेक्स्ट है, चेकोस्लोवाकिया किन दो भागों में टूटा था? चेकोस्लोवाकिया किन दो भागों में टूटा था? चेक तथा स्लोवाकिया। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है, सोवियत संघ के द्वारा नाटो के विरोध में कब व कौन सा सैन्य गठबंधन बनाया गया था? यानी सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, उसके द्वारा कौन सा जो गठबंधन, सैन्य गठबंधन था, वह किसके नाटो के विरोध में बनाया गया था? वो था वार्सा पैक्ट, जो कि 1955 को बनाया गया था। प्रश्न नंबर 11 है, सर्वप्रथम सोवियत संघ से अलग होने वाले गणराज्यों के नाम लिखे। जब सोवियत संघ का जब अंतिम दौर आया विघटन का, तो कौन से दो गणराज्य थे जो सबसे पहले अलग हुए थे? उसमें कौन था? रूस और यूक्रेन। रूस और यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूस के किन दो गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले? कौन से दो गणराज्य थे रूस के जिसमें अलगाववादी आंदोलन चले? कौन से थे? चेचन्या और दागिस्तान। अलगाववादी का अर्थ होता है किसी समूह या समुदाय के द्वारा राजनीतिक दलों का विरोध करके अपना अलग अस्तित्व या अपना देश बनाने की कोशिश करना या मांग रखना, इसी को हम अलगाववादी कहते हैं। तो इसमें कौन था? चेचन्या और दागिस्तान ने रूस के जो दो गणराज्य थे इन्होंने इसकी मांग रखी थी, अपना देश अलग बनाने की मांग रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 13 कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली डैश विचारधारा पर आधारित थी।
जो सोवियत राजनीतिक प्रणाली थी किस विचारधारा पर आधारित थी? समाजवादी विचारधारा पर। और जो जो यूएसए था किस विचारधारा को मानता था? यानी सोवियत संघ अमेरिका था, वो किसको मानता था? पूंजीवादी विचारधारा को। ठीक है। उस जो सोवियत यानी संयुक्त राज्य अमेरिका था वो पूंजीवादी विचारधारा को मानता था, और जो सोवियत संघ था वो किसको मानता था? समाजवादी विचारधारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के कितने गणराज्यों, सोवियत संघ था कितने गणराज्यों को मिलकर बना था? इसमें कितने गणराज्य थे? 15 गणराज्य थे। जो सोवियत संघ का जो पूरा ग्रुप था कितने गणराज्यों का था? 15 गणराज्यों का था। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम करने वाले 2 अंकीय प्रश्न। 2 अंकीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि शोक थेरेपी से क्या अभिप्राय है? यानी शोक थेरेपी से क्या अभिप्राय है? तो शोक थेरेपी को हम इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं, आघात पहुंचाकर उपचार करना, साम्यवाद से पूंजीवादी की ओर संक्रमण का विशेष मॉडल। यानी जो मिखाइल गोर्बाचेव जी वो सुधार की नीति लाए थे, उसी टाइम पर उन्होंने क्या किया था? शॉक थेरेपी को अपनाया था। तो इसीलिए कहा गया है, जिससे क्या हुआ था कि पूंजीवादी व्यवस्था को उन्होंने अपनाने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हुई, इसलिए क्या है? आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है। और कौन सा मॉडल थी? पूंजीवाद की ओर संक्रमण का विशेष मॉडल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, सोवियत संघ से अलग हुए किन्हीं 2 मध्य एशियाई देशों के नाम बताएं। सोवियत संघ से 2 मध्य एशियाई देश अलग हुए थे, उनके नाम बताने आपको। उसमें क्या है, कौन कौन से हैं? तजाकिस्तान, यूक्रेन, जॉर्जिया। ये आपको नाम याद रखने। कौन कौन से थे? तजाकिस्तान, यूक्रेन, जॉर्जिया मध्य एशियाई देश थे जो सोवियत संघ से अलग हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हमारा, तजाकिस्तान में हुआ गृह युद्ध कितने वर्षों तक चलता रहा और यह गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? गृह युद्ध कितने वर्षों तक चलता रहा? यह 10 वर्षों तक चलता रहा और 2001 में समाप्त हुआ था। 1991 से ये इसके 2001 में खत्म हुआ था और 1991 में शुरू हुआ था, 10 वर्षों तक चलता रहा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? फोर्थ क्वेश्चन है, काल क्रमानुसार लिखें। यानी अफगान संकट, रूसी क्रांति, बर्लिन की दीवार गिरना और सोवियत संघ का विघटन, ये जो घटनाएं हैं कौन सी घटना किस घटना के मतलब बाद हुई, इनको हमें क्रम से लगाना है। ओके, तो पहले क्या हुआ था? अफगान संकट। अफगान संकट कब हुआ था? 1979। रूसी क्रांति हुई थी 1917। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? 1989। वो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991। इस तरीके से हम इनको क्रमानुसार लगा सकते हैं। तो पहले कौन सी घटना हुई थी? रूसी क्रांति 1917। उसके बाद क्या हुआ? अफगान संकट, जो कि रूस के द्वारा अफगान पर हमला किया गया था, उसी को बोलते हैं अफगान संकट, 1979। और उसके बाद फिर क्या हुआ? बर्लिन की दीवार गिराई गई 1989। लास्ट क्रम में कौन आएगा? सोवियत संघ का विघटन, यानी 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करें। इसमें हमें सुमेलित करना है, यानी शॉक थेरेपी इन सभी को मतलब बताना है कि इसमें क्या है? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है। सैन्य समझौता, इसमें क्या है? आर्थिक मॉडल, रूस के राष्ट्रपति। तो शॉक थेरेपी क्या है? आर्थिक मॉडल। रूस क्या है? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है। बोरिस एल्त्सिन जो कि रूस के राष्ट्रपति थे। और वार्सा पैक्ट क्या है? एक सैन्य समझौता है। वार्सा पैक्ट सैन्य समझौता है। यानी शॉक थेरेपी क्या है? आर्थिक मॉडल। रूस है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। बोरिस एल्त्सिन है, कौन थे? रूस के राष्ट्रपति। और वार्सा पैक्ट एक सैन्य समझौता था जो कि सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल किसे और क्यों कहा जाता है? तो इसमें आंसर होगा, शॉक थेरेपी मॉडल को अपनाने पर रूस के 90% जो उद्योग थे, उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को औने पौने दावों पर बेच देना, यही इतिहास की बड़ी गराज सेल कहा गया है। यानी जो
सोवियत संघ था जो यानी जो यूएसएसआर था उसने शोक थेरेपी को अपनाया था, तो उन्होंने पूंजीवाद की जो विचारधारा है उसको अपनाया, तो उन्होंने क्या किया, निजीकरण कर दिया उद्योगों का, यानी 90% उद्योग उन्होंने औने पौने दामों पर बेच दिए। इससे क्या हुआ, इसी घटना को इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है हमारा, शोक थेरेपी के परिणाम बताओ। तो शोक थेरेपी अपनाई थी तो उसके क्या परिणाम रहे। ठीक है, तो 2 नंबर में हमें 2 पॉइंट बताने। तो पहला पॉइंट क्या है, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में गिरावट, यानी जो रूसी मुद्रा थी उसके रूसी मुद्रा रूबल थी उसके मूल्य में गिरावट आ गई और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था चरमरा गई, यानी जो अर्थव्यवस्था थी उनकी पूर्ण रूप से चरमरा गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लास ग्लास स्नोस्ट के स्पष्ट करें, यानी ग्लास स्नोस्ट का अर्थ है उदारवाद और खुलापन। ये नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों मिखाइल गोर्बाचेव ने जो सुधार किए थे उनके द्वारा ये नीति अपनाई गई थी। दूसरी नीति उनकी क्या थी, नेक्स्ट पर्सन है, प्रस्तोइका को स्पष्ट करें, यानी उनके द्वारा जो सेकंड नीति थी प्रस्तोइका को उसको स्पष्ट करें, उसका अर्थ क्या है, पुनर्रचना। गोर्बाचोव सोवियत व्यवस्था को आधुनिक सामाजिक लोकतांत्रिक के रूप में देखना चाहते थे। उनको ये दोनों नीति अपनाने का क्या कारण था, इस जो सोवियत था उसकी व्यवस्था को आधुनिक सामाजिक लोकतंत्र के रूप में देखना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे यहाँ पे 2 नंबर के जो प्रश्न है वो सारे खत्म होते हैं, हम करेंगे 4 अंकीय प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के 4 कारण बताएं। सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो उसके 4 कारण बताने हमें, कौन कौन से कारण थे जिसके कारण उसका विघटन हुआ है। तो पहला पॉइंट रहेगा, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी, यानी जो वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी थी वहां पे एक ही पार्टी थी जिसका सोवियत संघ के विघटन का कारण बनी, जिसका एक ही दल का शासन था। कितने वर्षों तक रही थी, 70 लगभग 70 वर्षों तक इसने शासन किया था वहां पे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्षी के लिए कोई जगह नहीं थी। यहाँ पे क्या था, एक ही पार्टी थी और कोई दल या कोई अन्य विपक्ष के लिए वहां पे जगह नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसके विघटन के कारण का, अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी, यानी ये समाजवादी व्यवस्था को अपनाते थे। जो भी इनका सभी चीजों पर इंडस्ट्री उद्योग वगैरह थे सबका सब पे नियंत्रण किसका था, राज्य का नियंत्रण था, यानी सरकार का नियंत्रण था। और नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है सोवियत संघ के विघटन के 4 कारण बता सकते हैं। पहला क्या है, धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी वहां पे। नेक्स्ट है, राजनीतिक दल या विपक्ष किसी अन्य को जगह नहीं थी राजनीतिक में जाने की। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध थी और राज्य में नियंत्रण। और नेक्स्ट आप 4th बता सकते हो, दूसरे विश्व युद्ध में पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2 है, सोवियत साम्यवाद सोवियत अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 4 अंतर बताइए। यानी जो यूएसएसआर की जो विचारधारा थी यानी समाजवादी विचारधारा, और यूएसए यानी अमेरिका के द्वारा जो विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा अपनाई जा रही थी, उनमें चार अंतर बताने हैं। ठीक है, तो सोवियत अर्थव्यवस्था में क्या था, उसकी विशेषताएं क्या थी, राज्य द्वारा पूर्ण रूपेण नियंत्रण, यानी राज्य के द्वारा जो सभी चीजों पर नियंत्रण, जो भी उद्योग वगैरह थे किसका नियंत्रण था, राज्यों का था सभी चीजों पर। उनका योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी उनकी। नेक्स्ट पॉइंट आप बता सकते हो, व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व नहीं था, यानी व्यक्तिगत जो भी वहां की जनता थी उनको अपने पूंजी रखने का कोई वहां पे क्या नहीं था, अधिकार नहीं था, यानी उनका अस्तित्व नहीं था। नेक्स्ट है, समाजवादी आदर्शों से प्रेरित है, किस विचारधारा को मानती थी, समाजवादी आदर्शों से प्रेरित। नेक्स्ट पॉइंट बता सकते हैं, उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण, जितने भी उत्पादन के साधन थे किसका नियंत्रण था, राज्यों का नियंत्रण था। ये सोवियत संघ के आप इसमें 4 पॉइंट बता सकते हैं। विशेषता क्या थी इनकी विचारधारा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी थी,
राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप था, यानी जो वहां पे सरकार थी उसका न्यूनतम हस्तक्षेप था। नेक्स्ट पॉइंट बता सकते हैं, स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता पर आधारित थी। स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता प्रतियोगिता पर आधारित थी जो उनकी आर्थिक व्यवस्था थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यक्तिगत पूंजी की महत्ता, यानी जो व्यक्तिगत पूंजी है उसको महत्व देते थे ये लोग, लेकिन जो सोवियत अर्थव्यवस्था थी वो क्या करती थी, व्यक्तिगत जो पूंजी थी उसका अस्तित्व नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बता सकते हैं कि अधिकतम लाभ के पूंजीवादी सिद्धांत, जो अधिकतम लाभ के पूंजीवादी सिद्धांत है उसको मानते थे। तो इस प्रकार से आप जो है साम्यवादी सोवियत अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में चार चार पॉइंट बता सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा थर्ड पर्सन है मिखाइल गोर्बाचेव। तो रोग का निदान ठीक कर रहे थे, यानी जो उनके द्वारा नीति लाई गई थी वो रोग का निदान ठीक कर रहे थे, वहां पे सुधार करना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, सुधारों का प्रयास भी ठीक था उनका, फिर भी सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। जो मिखाइल गोर्बाचेव जी थे उन्होंने अपने सुधारों की नीति लाए, फिर भी सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो उसका हमें कारण बताना है। तो इसका उत्तर आप बता सकते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव ने लोगों के आक्रोश को कम करने करने व अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का निश्चय किया, परंतु व्यवस्था में ढील देते ही नागरिकों की अपेक्षाओं का ज्वार उमड़ पड़ा, जिस पर काबू पाना कठिन हो गया। और कुछ आलोचकों के अनुसार गोर्बाचेव की कार्य पद्धति तीव्र नहीं थी और एक बार स्वतंत्रता का स्वाद चखने के बाद जनता साम्यवाद की ओर लौटने से इनकार कर दिया था। यानी इसमें हम बता सकते हैं जो मिखाइल गोर्बाचेव जी है, तो वहां पे एक ही कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो जनता उससे क्या थी, आक्रोश थी। आक्रोश को कम करने के लिए जो वहां पे अर्थव्यवस्था थी उसको सुधारने के लिए फिर जनता की अपेक्षाएं उससे बढ़ गई और जनता ने क्या किया कि हमें स्वतंत्रता मिल चुकी है, तो वो साम्यवाद की विचारधारा की ओर लौटना नहीं चाहते थे। तो इस प्रकार से आप इसका रीजन बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 4 है, भारत जैसे देश के लिए सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या हुआ। यानी सोवियत संघ का विघटन हुआ तो भारत जो देश है हमारा, उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें आप उत्तर लिखेंगे, भारत जैसे विकासशील देशों में सोवियत संघ के विघटन के परिणाम रहे हैं। तो इसमें आप बता सकते हैं, पहला पॉइंट है कि विकासशील देशों की घरेलू राजनीति में अमेरिका को हस्तक्षेप का अधिक अवसर मिल गया। यानी पहले जो दो महाशक्तियां हुआ करती थी, सोवियत संघ के विघटन होने के बाद कौन सी एक ही महाशक्ति बनी, वो कौन कौन बचा था, वो था अमेरिका। तो अमेरिका सबसे शक्तिशाली है, तो अब वो कहीं भी हस्तक्षेप कर सकता है, तो उसको अधिक अवसर प्रदान हुए। और नेक्स्ट बता सकते हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा को धक्का लगा। जो कम्युनिस्ट विचारधारा थी यानी समाजवादी विचारधारा थी, वो सोवियत संघ का विघटन होने के कारण उसको क्या किया गया, असफल माना गया, तो इसलिए कहा गया कम्युनिस्ट विचारधारा को धक्का लगा। नेक्स्ट पॉइंट बता सकते हैं, विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों पर अमेरिकी प्रभुत्व। यानी जो IMF, वर्ल्ड बैंक है, जो संगठन है जो कि विश्व वर्ल्ड लेवल पे संगठन जो बनाए गए हैं, सब पे प्रभुत्व किसका है, अमेरिका का प्रभुत्व है। नेक्स्ट है, कंपनियों को भारत व अन्य विकासशील देशों को अनियंत्रित प्रवेश की सुविधा। जो कंपनियां हैं, कंपनियों को भारत व जो अन्य दूसरे विकासशील देशों में अनियंत्रित प्रवेश की सुविधा, मतलब इसका विघटन में एक परिणाम बनी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि भारत जैसे देश जो विकासशील देश है, सोवियत संघ के विघटन के बाद परिणाम से उन पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 5 है, सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत नहीं था, स्पष्ट करें। यानी सोवियत संघ का जो अंत हुआ था, यानी सोवियत संघ समाजवादी व्यवस्था को मानता था, समाजवादी विचारधारा को मानता था। हम यह नहीं कह सकते कि समाजवादी विचारधारा ही खत्म हो गई। तो इसमें हमें बताना कि समाजवादी विचारधारा का अंत नहीं हुआ सोवियत संघ के अंत होने से। किस प्रकार से बता सकते हैं, इसमें स्पष्ट करना है। तो उत्तर है, सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत नहीं है, एक विचारधारा रूप में समाजवाद अभी भी कायम है। यानी सोवियत संघ का अंत हुआ है, तो वो जो समाजवाद विचारधारा थी उसका अंत नहीं हुआ, वो अभी भी कायम है।
और बदलते समय व परिस्थितियों के अनुसार अपने को डालकर अभी भी विश्व के कई देशों में व्यवस्था कायम है। यानी जो समाजवादी विचारधारा है, अभी भी कई देश हैं जो कि समाजवादी विचारधारा को अपनाते हैं। सोवियत संघ के विघटन से उसका अंत नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समाजवाद का अंत नहीं हुआ है स्पष्ट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, क्या शोक थेरेपी साम्यवाद से पूंजीवादी की ओर संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका थी? यानी जो शोक थेरेपी अपनाई गई थी, शोक थेरेपी यूएसएसआर के द्वारा जो अपनाई गई थी, यानी पूंजीवाद की ओर साम्यवाद से किस विचारधारा को मानने के लिए, पूंजीवाद विचारधारा को क्या संक्रमण का बेहतर तरीका थी? तो इसमें बता सकते हैं कि नहीं। इसे हम क्या बोलेंगे? नहीं। परिवर्तन तुरंत किए जाने की अपेक्षा धीरे धीरे होने चाहिए थे। यानी जो अचानक से उन्होंने जो नीति बनाई थी, यानी शोक थेरेपी को अपनाया था, पूंजीवादी विचारधारा, साम्यवाद से पूंजीवाद विचारधारा की तरफ गए थे, तो इसको धीरे धीरे अपनाना चाहिए था। और वहां की परिस्थितियां अचानक आघात सहन करने की नहीं थी। यानी वहां की जो परिस्थितियां थी अचानक से आघात करने की सहन नहीं थी। यानी वहां जो जनता थी पहले से ही वहां पे परेशान थी, तो उन्होंने क्या किया, शोक थेरेपी अपनाई, जिससे क्या हुआ, उसका विघटन का कारण बनी। तो इसलिए कह सकते हैं शोक थेरेपी संक्रमण से बेहतर तरीका नहीं थी, यानी इस पूंजीवाद को अपनाने का सही तरीका नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिखाइल गोरबा गोरबाचेव सोवियत व्यवस्था में सुधार क्यों चाहते थे? इसमें आप क्या बता सकते हैं कि गोरबाचेव 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए, जो बाद में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, जो कि निम्न कारणों से व्यवस्था में सुधार चाहते थे। तो कारण कौन कौन से? सोवियत संघ में सूचना एवं तकनीकी का विस्तार करना, यानी सोवियत संघ था, उसमें सूचना और तकनीकी को विस्तार करना, यानी उसे विकसित करना। और सोवियत अर्थव्यवस्था को अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए, यानी सोवियत व्यवस्था थी उसे अधिक प्रगतिशील, यानी उसका उन्नत बनाने के लिए, उसको प्रशासनिक व्यवस्था को अत्यधिक जवाबदेह बनाने के लिए, यानी वहां पे जो पहले से पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो जनता को कोई जवाब नहीं देती थी, उसको अपने शासन व्यवस्था यानी अपने शासन को चलाने से मतलब था, यानी ओनली शासन व्यवस्था को चलाने से मतलब था, जनता की क्या परेशानियां हो रही है इसको नहीं देखती थी। तो वो चाहते थे ऐसी सरकार आए जो जनता को जवाबदेह हो, यानी जनता के लिए अधिकार व नीतियां बनाए अच्छी। नेक्स्ट पॉइंट बता सकते हैं, सोवियत व्यवस्था को अत्यधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए, जो सोवियत व्यवस्था है उसको अत्यधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट बता सकते हैं, पश्चिम के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए, यानी जो दूसरा गुट था, जो पश्चिमी देश थे, यूएसए वगैरह, तो इनके साथ इनके क्या होते थे, इनके साथ संघर्ष था, तनाव था, तो इनके साथ संबंध अच्छे हों, रिश्ते अच्छे हों, तो इसके लिए उन्होंने सुधार की नीति लाई। ठीक है, नेक्स्ट है 5 अंक वाले प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है कि रूसी मुद्रा को मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई, मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही, सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो गई, जो सामूहिक खेती की प्रणाली थी वह समाप्त हो गई, लोगों को खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं थी। 1999 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1989 की तुलना में कहीं नीचे था। निजीकरण ने नई विषमताओं को जन्म दे दिया और आर्थिक विषमता बढ़ गई। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर उन्होंने क्या किया, इसमें अलग से क्वेश्चन निकाल लिए और इसी के आधार पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा, रूसी मुद्रा का नाम क्या है, जो कि यहाँ पे जिक्र किया है, रूसी मुद्रा के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट, यानी वो रूस की मुद्रा कौन सी थी, रूसी मुद्रा का नाम क्या है, रूबल। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, सामूहिक खेती की प्रणाली का क्या क्या होती है। इन्होंने यहाँ पे सामूहिक खेती का जिक्र किया है, तो उसको बताना है। भूमि पर राज्य का स्वामित्व या नियंत्रण, भूमि पर राज्य का या स्वामित्व नियंत्रण, किसी कृषि कार्य राज्य के लोगों द्वारा किया जाना या सामूहिक खेती प्रणाली कहलाती है।
जो कृषि का कार्य है राज्य के लोगों द्वारा यानी सरकार के द्वारा, सरकार के मतलब निजी हाथों में रहना कृषि कार्यों को क्या कहलाती है, सामूहिक खेती कहलाती है। नेक्स्ट है नई आर्थिक नीति का जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। जो नई आर्थिक नीति अपनाई थी यूएसएसआर ने, तो उस पर जनता क्या प्रभाव पड़ा। आर्थिक विषमता का बढ़ना और खाद्यान्न सुरक्षा की समाप्ति होना। ठीक है, इस प्रकार से आपका 5 अंक का प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट है 6 अंकीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा कि क्या आप मानते हैं सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत की अपनी विदेश नीति बदल लेनी चाहिए तथा रूप जैसे परंपरागत मित्र की जगह अमेरिका से दोस्ती करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यानी सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो उससे दोस्त अपने भारत को विदेश नीति बदल लेनी चाहिए और परंपरागत मित्र की जगह अमेरिका से दोस्ती करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसमें आप बता सकते हैं अंतरराष्ट्रीय जगत में ना कोई स्थायी शत्रु होता है और ना ही कोई स्थायी मित्र होता है। जो अंतरराष्ट्रीय जगत है उसमें ना तो कोई शत्रु होता है ना ही कोई मित्र होता है। हमें अपने अनुसार नीतियों को बदलना चाहिए। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं यानी राष्ट्रीय हित को देखना चाहिए। अतः अंतरराष्ट्रीय बदलाव के कारण प्रत्येक देश के लिए अनिवार्य है वह अपने आपको बदलाव के अनुसार ढाल ले और भारत ने विश्व व्यवस्था में स्वयं ढाला है। यानी जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय लेवल पर परिस्थितियां रहती हैं उसी प्रकार से किसी भी देश को अपनी जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है उसको बना लेने चाहिए। ठीक है, रूस के साथ भारत के संबंध मित्रवत और सहयोगपूर्ण है। तो रूस के साथ भारत के संबंध कैसे मित्रवत है और सहयोगपूर्ण है। अपने विकास के लिए परोक्ष रूप से अमेरिकी नीतियों का समर्थन भी करता है। यानी जो रूस है जो कि सोवियत संघ में था, भारत उसके साथ भी मित्रता रखता है और वही दूसरी तरफ अमेरिका जो कि दूसरा गुट था यानी दूसरा ध्रुव था, अमेरिकी नीतियों का भी समर्थन करता है। यानी परिस्थिति के अनुसार भारत अपनी नीतियां इंटरनेशनल नीतियां बनाता है। ठीक है, भारत अपने संबंध अमेरिका से मजबूत एवं बेहतर बना रहा है और रूस के साथ भी पहले की भांति अच्छे संबंध बनाए रखे हैं। यानी सोवियत संघ के जो रूस है उसके साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखे हैं भले ही सोवियत संघ का विघटन हो गया हो। और जो अमेरिका है उसके साथ भी भारत ने मजबूत से अपनी मित्रता निभाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम बताइए। सोवियत संघ का विघटन हुआ था उसके परिणाम बताने आपको 6 नंबर के प्रश्न में आपको किस प्रकार से इसमें बताना है। तो आप पहले पॉइंट लिख सकते हैं शीत युद्ध का अंत। तो शीत युद्ध का अंत इसको डिफाइन करना है। ऐसा माना जाता है कि जो शीत युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला वो शीत युद्ध 1991 में सोवियत संघ के विघटन के सबसे बड़ा परिणाम शीत युद्ध की समाप्ति मानी जाती है। यानी जो शीत युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, जो सोवियत संघ का विघटन हुआ उसी को शीत युद्ध की समाप्ति मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप बता सकते हैं नए स्वतंत्र गणराज्यों का उदय। जो सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद किनका नए स्वतंत्र 15 गणराज्य थे, सभी ने अपनी स्वतंत्रता एक एक करके अपने स्वतंत्र होने का निर्णय लिया। तो इसमें आप यही बता सकते हैं इसके परिणाम में सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो विश्व में 15 गणराज्य थे, 15 गणराज्यों का जन्म हुआ। 15 नए गणराज्य सोवियत संघ में से ही विश्व के सामने आए। जो सोवियत संघ के 15 नए गणराज्य थे जो विश्व के सामने आए वह सोवियत संघ के ही गणराज्य थे, जिसमें जैसे रूस हो गया, लताविया हो गया, बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया। इस प्रकार से जो है नए स्वतंत्र गणराज्यों का उदय हुआ सोवियत संघ के विघटन के कारण। तो इसके आप परिणाम में बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अस्त्र शस्त्रों की होड़ पर रोक। किस प्रकार से सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके परिणाम रहे अस्त्र शस्त्र की रोक किस प्रकार से हुई। तो शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने अमेरिकी को समय समय पर हथियारों की होड़ में पूरी तरह से टक्कर दी। यानी सोवियत संघ जो यूएसए था वर्सेस यूएसएसआर, तो इनके बीच क्या रहती थी, हथियारों की होड़ रहती थी। सोवियत संघ के विघटन होने के बाद
क्या हुआ, इनके जो हथियारों की होड़ बनी रहती थी इन दोनों के बीच, उसका क्या हुआ, उस पर रोक लग गई, यानी वो समाप्त हो गया। जो उनके बीच संघर्ष चलता रहता था। सोवियत संघ ने समय समय पर अस्त्र शस्त्रों का बहुत निर्माण किया, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद अस्त्र शस्त्रों की होड़ पर रोक लग गई। यानी सोवियत संघ ने उसने अपने यूएसए से मुकाबला करने के लिए अच्छे अच्छे जो हथियार है वो बनाए, और लेकिन उसके विघटन के बाद उस पर क्या है, रोक लग गई। नेक्स्ट इसका परिणाम बता सकते हैं, विश्व में अमेरिका का वर्चस्व। यानी जो यूएसए, पहले दो शक्तियां हुआ करती थी, यूएसए यू वर्सेस यूएसएसआर, यानी दो ध्रुव थे। ठीक है, पहली दुनिया दूसरी दुनिया। तो क्या है, यूएसएसआर का अंत हो गया, तो अब एक महाशक्ति बची, कौन थी, यूएसए। तो इसके परिणाम में आप लिख सकते हैं विश्व में अमेरिका का वर्चस्व। तो कौन बचा, यूएस बचा, जो कि एक महाशक्ति बनकर उभरा सोवियत संघ के विघटन के बाद। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में अमेरिका का वर्चस्व माना जाता है। विश्व में अमेरिका राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी रूपों में वर्चस्व कायम कर दिया। यानी जो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, तीनों तरीकों से मजबूती पा रखी है किसने, अमेरिका ने। संसार एक ध्रुवीय बन गया, और आज भी अमेरिका, यानी वर्तमान में देखें तो अमेरिका का वर्चस्व विश्व भर में कायम है। यानी अमेरिका के पास अच्छी सैन्य शक्ति है, उसकी आर्थिक व्यवस्था भी अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप सोवियत संघ के परिणाम में लिख सकते हैं, पूंजीवाद की तरफ समाजवादी देशों का झुकाव। यानी जो सोवियत संघ है उसका विघटन हुआ, समाजवादी व्यवस्था को मानते थे, तो फिर उससे क्या हुआ, समाजवादी व्यवस्था को मानते थे, तो इसके विघटन होने के बाद समाजवादी व्यवस्था को असफल माना गया। जो जितने भी गणराज्य थे सोवियत संघ में, उनके द्वारा, तो उन्होंने क्या किया, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया, अपनाने की कोशिश की। सोवियत संघ के विघटन के बाद समाजवादी देशों का समाजवादी व्यवस्था से ही विश्वास कम हो गया। यानी सोवियत संघ का विघटन हुआ, वह समाजवादी व्यवस्था को मानता था, उसमें जितने भी गणराज्य थे सभी का समाजवादी व्यवस्था विचारधारा से विश्वास कम हो गया। पूंजीवाद की तरफ उनका झुकाव बढ़ने लगा। यानी समाजवादी व्यवस्था जो कि सोवियत संघ मानता था, तो फिर उन्होंने क्या किया कि उसका विघटन हुआ, तो उनके जो गणराज्य थे उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को के तरफ झुकाव करने लग गए। वो देखते ही देखते पूंजीवादी व्यवस्था शक्तिशाली होती जा रही थी। मतलब जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उसको प्रभुत्व ज्यादा बढ़ने लगा। नेक्स्ट है, पर आपका लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर में, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ के विश्व शक्ति बनने के किन्हीं 6 कारणों को स्पष्ट करें। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और सोवियत संघ किस प्रकार से विश्व शक्ति बना, उसके कारण आपको बताने हैं। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, पूर्वी यूरोप था और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को सामूहिक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध का नाम दिया गया, जो कि इसकी शक्ति का परिचायक है। यानी आप इसमें बता सकते हैं पूर्वी यूरोप एवं सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को सामूहिक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध का नाम दिया गया, जो कि इसकी एक शक्ति का परिचायक थी। नेक्स्ट बता सकते हैं वार्सा पैक्ट सैनिक गठबंधन का नियंत्रण सोवियत के पास था। यानी जो वार्सा पैक्ट हुआ था, गठबंधन बना था, उसका नियंत्रण किसके पास था, सोवियत के पास था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बता सकते हैं, सोवियत अर्थव्यवस्था विश्व के विकसित अर्थव्यवस्थाओं में काफी आगे थी। जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी वह उस टाइम पर विश्व की अर्थव्यवस्था में अगर देखा जाए, तुलना में देखा जाए, विश्व की अर्थव्यवस्था से अच्छी थी, काफी अच्छे उन्नत कर रही थी। इसीलिए उसको महाशक्ति बनने को कह सकते हैं कि महाशक्ति बनने की ओर उसका एक कायम रहा। उन्नत संचार व्यवस्था और ऊर्जा संसाधन, तेल, लोहा, स्टील आदि का उन्नत भंडार होना और राष्ट्र के दूरस्थ हिस्सों पर पहुंच होना। यानी जो उनके पास जो ऊर्जा संसाधन थे, खनिज संसाधन थे,
सब सभी तरीकों से वह क्या था, उनके पास भंडार था और सभी तरीकों से वह मजबूत था। नेक्स्ट पॉइंट बता सकते हैं उत्पादन में स्वयं निर्भरता, जिसमें पिन से लेकर कार का उत्पादन भी घरेलू बाजारों में किया जाता है। यानी छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज का उत्पादन उनकी इंडस्ट्री में होता था। इस प्रकार से आप जो सोवियत संघ है दूसरे विश्व युद्ध के बाद शक्ति बना, इसके कारण में आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। तो आपने देखा किस प्रकार से हमने क्वेश्चन करे, आपने नोटिस किया हो किस प्रकार से आपको पेपर में लिखना है। तो क्लास देखने के लिए धन्यवाद। वो तो